हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो फ्रैंकली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, बट मेरा सजेशन यही है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्रैंकली आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। एंड अभी एक दो दिन पहले ही मैंने एक रील बनाई थी जिसमें मैंने अपना बताया था कि मेरे पोर्टफोलियो में हाईएस्ट एलोकेशन कौन से आईटी शेयर में है, वो केपीआईटी में है। उसमें मैंने अराउंड 1500 शेयर्स लिए थे 244 के प्राइस पे। तो एक बंदे का मैसेज आया कि अगर ऐसा है तो सच में दिखाओ। तो चलो मैं इस पोर्टफोलियो में दिखा देता हूँ। जो पुराने मेंबर्स या सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि ऐसा ही है और मैं झूठ नहीं बोलता, बट स्टिल जो नए व्यूअर्स हैं वो लोग को यकीन हो जाए, तो इसलिए मैं लाइव पोर्टफोलियो एचडीएफसी वाला दिखाऊंगा। एंड मेरे दो और पोर्टफोलियो हैं वाइफ और मम्मी के नाम पे, जो वैल्यू में जो ये वाला पोर्टफोलियो उससे भी ज़्यादा है, बट वो मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ। और उसमें जितने भी मैंने रिसेंट इन्वेस्टमेंट है उसमें किए हैं, क्योंकि उसमें चार्जेस मेरे कम लग रहे हैं कंपेयर टू एचडीएफसी सिक्योरिटीज़। बट अभी मैंने अपने नाम से एक और डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, तो इसी वजह से। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं रेगुलर अपडेट्स डालने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मार्केट्स की बात करने से पहले बजट का मेरा ओपिनियन क्या है। बजट ओवरऑल मुझे फ्रैंकली अच्छा लगा। बहुत सबसे अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है या कोई नेगेटिव शॉक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कैपिटल गेंस टैक्स के साथ कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा या अच्छा लगा। एंड इवन दो थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ कि डिफेंस और रेलवेज़ के ऊपर इतना फोकस नहीं किया गया है, एंड जिसकी वजह से रेलवेज़ एंड डिफेंस के कुछ स्टॉक्स प्रेशर में हैं। बट ओवरऑल अभी भी रेलवेज़ एंड डिफेंस को लेकर मैं लॉन्ग टर्म में बहुत बुलिश हूँ, तो ये शॉर्ट टर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड उसके बाद ज़्यादातर टैक्स पेयर्स के लिए एटलीस्ट कुछ तो रिलीफ मिली है। ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन टैक्स रिडक्शंस, अगर वो ओल्ड टैक्स रेजीम में है या ये रिवाइज न्यू टैक्स रेजीम में आना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है कि ओवरऑल वो कितने ज़्यादा डिडक्शंस ले रहे हैं। बट स्टिल अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी के लिए इस बजट में फिर भी कुछ ना कुछ टैक्स रिलीफ थी। एंड ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खासा फोकस किया गया है, तो जो ये एक्सपेक्टेड था, इसलिए मुझे ओवरऑल बजट काफ़ी स्टेबल लग रहा है। एंड इलेक्शन के बावजूद ये फ्रीबीज वाला बजट नहीं लगा। तो सबसे पहले अभी मार्केट्स की बात करते हैं। एफआईआईज आज 3000 करोड़ से ऊपर के नेट सेलर्स थे। डीआईआईज 2400 करोड़ के आसपास नेट बायर्स थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एवरेज था 0.88 के आसपास। ब्रॉड मार्केट इंडिसेस में देखें तो निफ्टी 50 फ्लैट बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप 100 0.15% ऊपर था। स्मॉल कैप 100 0.59% ऊपर बंद हुआ है, क्योंकि हद से ज़्यादा गिरावट आ चुकी थी स्मॉल कैप में। एंड प्राइस अर्निंग्स रेशियो ओवरऑल स्मॉल कैप 100 का बिलो 16 जा चुका था। विक्स 15.73 पे है, कंफर्टेबल है। निफ्टी मेटल में सबसे ज़्यादा पिटाई हुई, उसके बाद ऑयल एंड गैस में। पीएसयू बैंक्स भी अभी कुछ प्रेशर में है रिसेंट में, क्योंकि अदानी स्टॉक्स की वजह से। एंड अदानी स्टॉक्स के बारे में तो लेट्स सी क्या कहें, बट कुछ स्टॉक्स जैसे अदानी पोर्ट्स फॉर एग्जांपल अभी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है फंडामेंटली एंड वैल्यूएशन वाइज भी। बट क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता, स्पेशली जब मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के ऊपर बात आ जाती है तो कुछ भी कहना मुश्किल है। बट अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा एक्सेसिव हो रहा है, इन द सेंस कि फॉरेन एंटिटीज़ कहीं ना कहीं यूनाइट हो गई हैं, अदानी की प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रही हैं। बट ऑब्वियसली सभी जानते हैं, इनफैक्ट जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है वैसे वैसे पॉलिटिकल कनेक्शन पॉलिटिकल सपोर्ट भी बड़ा होता रहता है। तो लेट्स सी, अदानी को इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। बट फॉल एक्सेसिव हो चुकी हैं, स्पेशली जो अच्छी कंपनीज हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल अदानी पोर्ट्स, वो भी जो बोलते हैं आटे के साथ घुन भी पिसा जाता है, तो वैसा ही हाल हो गया है। उसके बाद अगर निफ्टी 50 की बात करें या एसजीएक्स निफ्टी, तो अभी फ्लैट चल रहा है या 0.07% डाउन है। यूएस मार्केट्स अभी ओवरऑल पॉजिटिव चल रहे हैं। डाउ जोन्स नेगेटिव चल रहा है, बट एसएनपी 500 एंड नेस्डेक अच्छे खासे ऊपर चल रहे हैं। स्पेशली नेस्डेक में अभी काफ़ी रिकवरी देखी जा रही है, काफ़ी स्पीड से ऊपर जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये ओवरसोल्ड जोन में चला गया था एंड वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल हो गई थी। एंड अब ये सिग्नल मिलने लगा है। ऑब्वियसली फेड ने कल 0.25% से हाइक की है रेट, एंड अब ये सिग्नल मिलने लगा है कि हाँ, अब बहुत ज़्यादा पेन नहीं बाकी है इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स। तो सबसे पहले ये मेरा पोर्टफोलियो है। ऑब्वियसली कुछ दिन पहले या कुछ मंथ्स पहले अराउंड 1 करोड़ से ऊपर का था, बट इस कुछ मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है और कुछ लॉस भी बुकिंग की है, जिसकी वजह से अभी अराउंड इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू, और ऑब्वियसली कुछ फॉल भी आया है मार्केट कंडीशंस की वजह से, जो 69 लाख के आसपास है।
एंड दो और पोर्टफोलियो हैं, उनके बारे में अभी डिस्कशन नहीं करूँगा। इनफैक्ट जितने भी मेरे रिसेंट में बाइज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल काबरा एक्सट्रूजन, अपार इंडस्ट्रीज, जितने भी मैंने 2022 एंड 23 में शेयर्स बाय किए हैं वो उन दोनों अकाउंट से किए हैं। तो ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भैया सही में मैंने आइडेंटिफाई किया था। इनफैक्ट फ्रैंकली मेरे साथ साथ मेरे एक फ्रेंड है आदित्य, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। उसने काफ़ी अच्छे अच्छे शेयर्स में जब मैं इनिशियली स्टॉक मार्केट में आया था तो इनिशियली बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स आदित्य ने बताए जो मैंने स्टडी किया और मैंने इन्वेस्ट किया। उसके बाद जैसे जैसे मैं स्टॉक मार्केट समझने लगा, सीखने लगा, एंड क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फिनेंस का है, इकोनॉमिक्स का है, मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है सेंट जेवियर से, एंड उसके बाद आईएमटी से एमबीए किया है फिनेंस में। तो कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड होने की वजह से, और मैं एजुकेशन में, और फ्रैंकली एजुकेशन इतना मैटर नहीं करता बट चीज़ों को मैं बहुत जल्दी समझता हूँ, तो स्टॉक मार्केट को जल्दी समझने लगा, इसीलिए आप लोगों के सामने अभी बैठ के वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो सेशन एक्सपायर हो गया, एक सेकेंड। चलिए मैं फिर से लॉगिन करता हूँ, लेकिन लॉगिन करूँगा तो आप लोगों से यूज़र नेम एक्चुअली शेयर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, मैं अभी एक बार लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से साथ शेयर करता हूँ। अभी ये OTP का भी चक्कर आ गया है, इस वजह से एक सेकेंड आप थोड़ा सा वेट करिए। चलिए हो गया है लॉगिन। अब मैं वापस आप लोगों के साथ स्क्रीन ले आता हूँ। यस, तो ये मेरा पोर्टफोलियो है, आप लोगों के सामने है। इसमें स्पेसिफिकली मुझे केपेट दिखाना है या मेरे टॉप 4 स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। टाटा पावर मैंने 97 के लेवल पे लिया था, 7000 शेयर्स लिए थे। HDFC बैंक मैंने बहुत पहले से लिया था बट मैं उस टाइम स्टॉक मार्केट में एक्टिव नहीं था। एंड केपिट ये मैंने 244 लेवल्स पे आप देख सकते हैं, 1500 क्वांटिटी है। एंड उसके बाद अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, ये मैंने 1000 शेयर्स लिए थे 334 के प्राइस पे, एंड अभी 635 प्राइस चल रहा है। एंड साथ ही आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इस साल मैंने प्रॉफिट या लॉस कितना बुक किया है। जैसे फॉर एग्जांपल बोरोसिल रिन्यूएबल मैंने सेल कर दिया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। एंड सेल करने की एक ही रीज़न थी कि एक तो ऑब्वियसली ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा था, बट सबसे मैं ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, अच्छे स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। बट बोरोसिल रिन्यूएबल में मैंने सेलिंग इसलिए कर दी क्योंकि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी हटाई गई थी चाइनीज़ ग्लास के ऊपर से, उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर होने वाला था। एंड चाइनीज़ जो बहुत सस्ते में माल बेचते हैं उनसे कम्पीट करना बोरोसिल रिन्यूएबल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, तो जिसकी वजह से मैंने बोरोसिल रिन्यूएबल में प्रॉफिट बुक कर लिया था। एंड अभी लेट्स सी मेरे रडार में है, अगर अच्छा लगेगा तो मैं वापस एंटर करूँगा। तो अभी मुझे इस साल अराउंड डिविडेंड और प्रॉफिट्स मिला के 14 लाख के आसपास का फ़ायदा हो रहा है, या मैंने प्रॉफिट बुक किया है। एंड क्योंकि 31 मार्च आने वाला है तो हो सकता है जैसे मुझे CDSL में लॉस हो रहा है तो मैं हो सकता है उसमें लॉस बुक कर लूँगा, ताकि जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, उसके ऊपर 10% टैक्स देना पड़ता है, तो वो एटलीस्ट कुछ कम हो जाए मेरी टैक्स लाइबिलिटी। एंड वही स्टॉक अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं फिर से ख़रीद लूँगा। बट कैपिटल गेंस टैक्स मुझे आप लोग के साथ भी यही शेयर करना है कि कैपिटल गेंस टैक्स है, तो उसकी प्लानिंग आप पहले से ही कर लीजिए, 31 मार्च की वेट मत करिए। तो अब आते हैं स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले जो मुझे लार्ज कैप से डिस्कस करते हैं, ऑब्वियसली नंबर 1 तो लार्सन एंड टूब्रो, LNT जिसको बोलते हैं। इंफ्रा के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है एंड कंपनी ने रिजल्ट्स भी अच्छे डिलीवर किए हैं, तो मुझे लगता है ये लार्सन एंड टूब्रो बहुत अच्छा कर सकता है आने वाले टाइम में। टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी बहुत बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती है, कोई भी शेयर स्ट्रेट ऊपर नहीं जाता, थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है फिर नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। बट यहाँ पे अराउंड 2144 के आसपास, ये अराउंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास है, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है।
एंड रिजल्ट्स वगैरह मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड आप लोग चेकआउट कर सकते हैं स्क्रीनर पे या BSE वेबसाइट पे जाकर रिजल्ट्स डाउनलोड करके या इनकी खुद की वेबसाइट पे। उसके बाद दूसरा ऐसा शेयर जो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है ऑटो सेक्टर से, महिंद्रा एंड महिंद्रा। इनफैक्ट मेंबर्स के साथ तो मैं रेगुलरली डिस्कस कर चुका हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे। ये ऑटो सेक्टर में ऑब्वियसली वन ऑफ दी मोस्ट फेवरेट शेयर्स है ऑटो सेक्टर में लोगों का, टाटा मोटर्स। एंड टेक्निकली अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्योंकि वो 7 क्वार्टर्स के बाद प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। बट ओवरऑल मेरा जो फेवरेट शेयर है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। एंड मुझे लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छा कर सकता है। बट जो करंट लेवल है अराउंड 1360 के आसपास, वो एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर वहाँ से ये ऊपर निकलने की कोशिश करता है एंड सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट रैली के लिए स्टार्ट हो सकता है। अदरवाइज इस लेवल पे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन या थोड़ा बहुत जिगजैग करे तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। उसके बाद है HDFC बैंक। इसने भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स डिक्लेयर किए एंड इसका शायद जितना मुझे पता है HDFC बैंक का अदानी ग्रुप में इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। उसकी वजह से क्या है कि HDFC बैंक को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए अदानी ग्रुप का जो ये प्रॉब्लम चल रही है अभी। एंड अदरवाइज रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे डिक्लेयर किए हैं एंड ऑब्वियसली सभी जानते हैं वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग स्टॉक्स है। एंड रिसेंटली मुझे ICICI भी बहुत अच्छा लग रहा था, बट कहीं ना कहीं अब अदानी के जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो HDFC बैंक ज़्यादा स्ट्रिक्ट है लोन्स देने में, कहीं ना कहीं उस वजह से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि HDFC बैंक ही सही है। और जैसा आप लोग अभी थोड़ी देर पहले ही देखे हैं मेरे पोर्टफोलियो में HDFC बैंक ही है। तो HDFC बैंक, अदरवाइज ICICI बैंक भी बहुत ग्रेट है, बट ऑब्वियसली उसमें क्योंकि थोड़ा सा अग्रेसिव ज़्यादा है वो लोन्स वगैरह देने में, प्रॉफिट टारगेट करने में, तो रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। एंड उसके बाद डिफेंस सेक्टर का स्टॉक डेटा पैटर्न्स। इनफैक्ट मेंबर्स के साथ तो रेगुलरली डिस्कशन हो चुका है डेटा पैटर्न्स को लेकर काफ़ी टाइम से। एंड अभी ऑलमोस्ट 15-20% ऊपर चल रहा है जो मैंने मेंबर्स के साथ जब डिस्कस करना स्टार्ट किया था। एंड यहाँ आप देख सकते हैं जो अराउंड 1430 के आसपास है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए हैं, बट थोड़ा सा बजट में क्योंकि डिफेंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है तो इसलिए हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर में रहे, इस लेवल पे आगे थोड़ा कंसोलिडेट करे। एंड क्योंकि ओवरबॉट जोन की तरफ भी जाता जा रहा है, RSI भी अराउंड 70 के आसपास है, अपने सब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। ऐसा नहीं है कि आप कल ही जाके खरीद लें, इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने दीजिए। अगर 1300 के आसपास मिले तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मुझे पता है कि प्राइस अर्निंग्स जो मल्टीपल है वो थोड़ा हायर साइड पे है, बट कंपनी जो ग्रोथ दिखा रही है, जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ऑब्वियसली मैं प्राइस अर्निंग्स पे ध्यान देता हूँ, बट प्राइस अर्निंग्स से ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो पे। प्राइस अर्निंग्स डिवाइड बाई ग्रोथ क्या हो रही है, तो वो अगर मुझे 1 के नीचे मिलता है जो डेटा पैटर्न्स में मिल रहा है तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगता है वो स्टॉक। एंड उसके बाद है FIAM इंडस्ट्रीज़। एंड बजट जो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा या पढ़ा होगा, तो गवर्नमेंट EVs के ऊपर अच्छा खासा फोकस कर रही है। एंड FIAM इंडस्ट्री अच्छा खासा अपना होल्ड बना चुकी है, स्पेशली 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक प्लेयर्स को टारगेट करने में, OEMs को टारगेट करने में। तो FIAM इंडस्ट्रीज़ ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग आती है, जैसे आप लोग सब जानते हैं अपार इंडस्ट्रीज़ में आई थी 1700 समथिंग से ऑलमोस्ट 1400 समथिंग आ गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आनी। मेंबर्स भी थोड़े डर गए थे, तो मैंने उनको वही बोला कि थोड़ा बजट से पहले एंड रिजल्ट्स के पहले हो सकता है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो लोग सेफ साइड में रहने के लिए प्रॉफिट बुक कर लें। ये सोचें कि बजट के बाद अगर और रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो फिर से एंट्री लें। एंड वैसा ही हो रहा है, आप देख रहे हैं लास्ट 2-3 डेज़ में ये ऑलमोस्ट 30% भर चुका है अपार इंडस्ट्रीज़। इसलिए मैं उसको इस वीडियो में कवर भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ऐसे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट स्टिल मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ। एंड FIAM इंडस्ट्रीज़ भी ऑलमोस्ट 2000 लेवल से 1500 लेवल पे आ गया था। एंड उसके बाद आप देख रहे हैं अच्छा खासा रिकवरी दिखा रहा है, एंड तो इस लेवल पे अट्रैक्टिव लग रहा है, बट इसके रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं। इसमें ज़्यादातर मैं वो वाले स्टॉक्स कवर कर रहा हूँ जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, बट FIAM इंडस्ट्रीज़ के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स शायद डिक्लेयर नहीं हुए हैं, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए FIAM इंडस्ट्रीज़ के। एंड उसके बाद एक और वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स है पॉलीकैब। पॉलीकैब में लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद भी कवर किया था, एंड अभी भी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद भी कवर किया है। मैंने उस वीडियो में साफ साफ बोला था कि 3000 इमीडिएट टारगेट है। इमीडिएट मतलब विद इन अ फ्यू वीक्स अचीव हो सकता है, एंड मार्केट्स कुछ ज़्यादा ही जल्दी अचीव कर लिया है वो 3000 का टारगेट।
एंड यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। एंड यही अगर आपको शेयर 2800 के आसपास मिले या 2850 के आसपास मिले तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि काफ़ी रिकवरी दिखा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, काफ़ी स्पेंडिंग हो रही है, जिसकी वजह से पॉलीकैप जैसे स्टॉक्स को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। उसके बाद है केईआई इंडस्ट्रीज़। केईआई इंडस्ट्रीज़ ने भी काफ़ी बहुत अच्छे रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं मेंबर्स के साथ। तो केईआई इंडस्ट्रीज़ के बारे में कई बार बात हुई है, बट ये अराउंड 1400 से 1600 के बीच में जिगजैग कर रहा था, बट अब रिजल्ट्स आने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था अराउंड 1660 के आसपास, उसको ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। बट आप आज आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1730 के आसपास गया, बट उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो हो सकता है 2-4 दिन और कन्फ्यूजन रह जाए, बट चांसेस पूरे हैं कि अगर मार्केट्स थोड़ा भी नॉर्मल रहता है तो केईआई इंडस्ट्रीज़ ऊपर की तरफ भाग सकता है। तो अगेन ये केईआई इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है इस लेवल पे। उसके बाद है बीएलएस इंटरनेशनल। बीएलएस इंटरनेशनल बार बार अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट तुरंत प्रॉफिट बुकिंग भी आ जा रही है, बट एब्सोल्युटली नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी स्टॉक जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो काफ़ी लोग उसमें प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहते हैं, बट ओवरऑल मेरा अभी भी व्यू पॉइंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बीएलएस इंटरनेशनल को लेकर। अगर 175 लेवल के आसपास मिले तो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एंड उसके बाद एक शेयर जो मैं मेंबर्स लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, बट शायद ग्रुप में इतना डिस्कस नहीं किया हूँ, वो शायद वॉच लिस्ट में भी एडेड नहीं है, मैं एक बार ऐड कर लेता हूँ उसको। CCL प्रोडक्ट्स, ये कॉफ़ी से रिलेटेड कंपनी है। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है इस कंपनी में, क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड कंपनी है। डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, बट क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ हैं वहाँ प्रोडक्शन में काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से जो इंडिया में कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है उन कंपनीज़ को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। एंड कॉफ़ी के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, कॉफ़ी का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो ये वन ऑफ द सेफ़र ऑप्शंस है। बट क्योंकि आज ही ऑलरेडी ऑलमोस्ट 5% का उछाल देखने को मिला है, तो आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बट अगर यही शेयर आपको 520 से 530 के लेवल में मिले तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट इसमें हो सकता है कि वेरी हाई रिटर्न्स ना मिलें, बट इसमें यह है कि रिस्क भी कम है, तो आराम से इसमें 15-20% ईयरली रिटर्न्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। एंड उसके बाद है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ये काफ़ी टाइम से कंफ्यूजन दिखा रहा है। एक ही लेवल के आसपास फ्लक्चुएट किया जा रहा है। इनफैक्ट ये अच्छा है कि ऑलरेडी भागा नहीं है, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है उसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है लाइक क्रेन्स वगैरह, उनकी डिमांड बढ़नी ही है। एंड फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये मैं डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है इस लेवल पे। इनफैक्ट जिस लेवल पे है उसी लेवल पे डेफिनेटली ऐड किया जा सकता है, बट अगेन खुद के एनालिसिस करके मैं ऑब्वियसली कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं रहूँगा आप लोगों का। एंड उसके बाद एक और शेयर जो मेंबर्स लोगों के साथ मैंने काफ़ी डिस्कस किया है रिसेंट में, PNC इंफ्रा। मैंने अराउंड 320 लेवल्स के आसपास डिस्कस किया था, फिर फॉल हो गया 310 चला गया था, एंड अभी इसमें 350 लेवल्स पे पहुंच गया है। ये भी इंफ्रा स्पेंडिंग पे फोकस देखते हुए ये शेयर भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन रीजनेबल है। तो PNC इंफ्रा भी आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अगर 330 लेवल्स के आसपास मिले तो बहुत ही अट्रैक्टिव जोन रहेगा PNC इंफ्रा को लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करने के लिए। एंड लास्टली लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ दिनों से थोड़ा सा प्रेशर में है, उतना राइज नहीं कर पा रहा, एक लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। 240 लेवल्स के आसपास इसको प्रॉफिट बुकिंग आ जा रही है, एंड अभी 220 लेवल्स के आसपास है। बट आई थिंक इसको एक बूस्ट मिलेगा कि अभी ही थोड़ी देर पहले ही कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि इसको 130 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। तो जैसी मेरी उम्मीद है कि लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोनेंशियल ग्रो करने का पोटेंशियल रखती है, बट ऑब्वियसली स्मॉल कैप है, वेरी स्मॉल कैप है, तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। बट अगेन मैं इसको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड किया हूँ एंड रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जो LPG गैस है उससे पूरी उम्मीद है कि जो पाइप्ड नेचुरल गैस है PNG,
उसकी तरफ ट्रांजिशन होगा एंड उससे लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। एंड लॉन्ग टर्म में मैं इसको कई वीडियोज़ में इसको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद कई और शेयर्स हैं जो मैं डिस्कस करता रहता हूँ स्पेशली मेंबर्स के साथ, बट वो अभी अब इस वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो अभी जब वैल्यूएशन रीजनेबल लगेगी या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बट जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटा इंडिया, काबरा एक्सट्रूजन, अपार इंडस्ट्रीज़, ये सब मेंबर्स लोगों के साथ तो रेगुलरली डिस्कस हुआ था, बट अभी आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी शेयर्स काफ़ी भाग चुके हैं। तो लेट्स सी, जब मुझे ऐसा लगेगा कि नई एंट्री बनेगी तब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।